आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके फाइनल बोर्ड बिहार परीक्षा में, वो सभी देखेंगे। और क्वेश्चन बैंक से है पूरा ऑब्जेक्टिव इस क्लास में बायोलॉजी का समाप्त हो जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। तो आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ यह क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी से जितना भी क्वेश्चन आएगा 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में सिर्फ वो इसी क्लास से आएगा। और बायोलॉजी में इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी में से पूछा जाएगा जो प्रश्न, वो एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आप लोग प्लीज़ जितना भी क्वेश्चन यह कराते हैं वो सभी पढ़ लीजिएगा ज़रूर आप लोग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए AK क्लासेस के साथ। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और यह सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, आपके 2025 में ज़रूर पूछेगा। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया गया था बिहार बोर्ड परीक्षा में, तो जिसमें हमारा पढ़ाया गया प्रश्न काफ़ी सारा ला रहा है। तो आप लोग उसे नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए इसका क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद हो, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो उसे याद कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वृक्क संबंधित है। मनुष्य के वृक्क संबंधित किससे हैं? तो मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। वन का राइट आंसर सी होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी मनुष्य के शरीर के। और मानव शरीर में कोष्ठों की संख्या कितने होते हैं? तो मानव शरीर में कोष्ठों की संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे पूछेगा, मनुष्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्लोरोफिल जिसे मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें, और पेड़ पौधा के पत्तियां हरे भरे इसके ही कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। अगला सी में दिया है सूर्य का प्रकाश, क्या है? सी में दिया है सूर्य का प्रकाश। तो यह सभी पाया जाता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यह सभी आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन बाहर, क्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो यह जल के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? तो जल के द्वारा निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जल के द्वारा निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वृक्क। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो यह किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। वन का राइट सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कूटपात के द्वारा पकड़ता है। और अमीबा में कैसा भोजन अपना कैसे तैयार करता है? तो अंतःग्रहण के द्वारा तैयार करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मलेरिया परजीवी क्वेश्चन। और अभी सबको आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखकर इस क्लास को जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास एको प्रकार का क्वेश्चन ना छूट पाए और सभी क्वेश्चन बन पाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स से प्राप्त हो सके। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण पोषण होता है, तो स्वपोषण किस में होता है? तो हरे पौधों में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हरे पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़ने का
का प्रयास कीजिएगा और अच्छा तरीके से आंसर देने का। पहला अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, छोटी आंत। और छोटी आंत में क्या होता है? तो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी पूरी तरीके से पच जाता है। और भोजन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा यानी मुख से शुरू होता है भोजन का पचना, यानी सॉरी आरंभ होना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका मुद्रा के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, एटीपी को जाना जाता है। और एक एटीपी टूटने में कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो 38 ऊर्जा मुक्त होते हैं, यानी 38 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पतियों को में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रंध्रों के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रंध्रों के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय में रक्त का रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो यह अलिंदों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो अलिंदों के द्वारा संपूर्ण हृदय में शरीर में पंप किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? जब हमें रक्तदाब मापना होता है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब क्या रक्तदाब का कौन सा अवयव घायल स्थान, यानी घायल स्थान, यानी जो शरीर में घायल हो जाता है, वो घायल स्थान में शराब को मार को रक्त का थक्का बनाता है। क्वेश्चन घुमा कर कुछ पूछता है, तो रक्त का कौन सा अवयव रक्त को थक्का बनाता है? तो प्लेटलेट्स बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्लेटलेट्स। और रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो विटामिन के कारण। किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, द्वार कोशिकाएं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो यही लाइपेज करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आप लोग पढ़ने का सभी प्रश्न प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि आपके बेटर तरीके यानी अच्छे तरीके से समझ में आए। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक अवायवीय शोषण और एक वायवीय शोषण। वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। उपस्थिति के मतलब होता है नहीं उपस्थिति में, यानी उपस्थिति में ना हो। अगला अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में अस्पर्शक पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अस्पर्शक पाया जाता है। और हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो ये भी मुकुलन के द्वारा होता है, यह दोनों में प्रजनन। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। और ये भी क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया है आपके फाइनल ऑफिशियल मॉडल पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण आपके अंतःग्रहण होता है। और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा तैयार करता है? तो कोटपात के द्वारा तैयार करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बी अंतःग्रहण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ का होती है? तो सबसे मोटी या बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपिस भी बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लो, आना गया क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, जो हम पढ़ाते हैं वही सब क्वेश्चन आता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, लीवर यानी यकृत। और सबसे मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है मानव शरीर का? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसे मानव का ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है किसके कारण? गवाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। और आयोडीन की कमी से आयोडीन लेने की सलाह क्यों दी जाती है? आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा और पूछा भी जाता है, तो आप लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे
आएंगे तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो घिघा रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, नेफ्रॉन। और आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में क्या पूछा था? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो यही नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के भी आपको एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन यह क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उपचयन अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन हमारा पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन पादप हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, परंतु साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, साइटोकाइनिन। और पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन टोटल 5 होते हैं, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान का क्या कहते हैं? और अथवा में भी पूछा जा सकता है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। क्या? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? वहाँ पे पूछा है ऑफिशियल मॉडल पेपर में, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन होता है स्त्रीलिंग हार्मोन। क्या? एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। और यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो हमारा कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? संभव हो पाता है या होता है? तो पतियों का मुरझाना किस एसिड के कारण होता है? तो अब्सेसिक एसिड यानी अब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अनुमस्तिष्क। अगला नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मधुमेह बीमारी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और बेरी बेरी किसके कारण होती है? तो बेरी बेरी विटामिन बी के कमी के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। और घिघा किसके कारण होता है? तो घिघा आयोडीन के कमी के कारण होता है। घिघा अथवा गलाइटर रोग, गलाइटर या गलगंड, ये सभी रोग किसके कारण होता है? गलगंड, गलाइटर, घिघा, ये तीनों रोग किसके कारण होता है? तो यही आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन हमारा क्या है? तो एंड्रोजन हमारा नर्लिंग हार्मोन है। क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नर्लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। और आपसे पूछेगा एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन हमारा क्या है? तो एस्ट्रोजन हमारा है स्त्रीलिंग हार्मोन। क्या है? तो एस्ट्रोजन हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। तो आप लोग यह दोनों क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। एंड्रोजन क्या है? तो नर्लिंग हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दोनों का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो हमारा यकृत इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यकृत। और क्या होता है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यही यकृत से स्रावित होता है। और पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है पित्तरस का पीएच मान। और पित्तरस का क्या है? तो पित्तरस क्षारीय रंग का एक क्षारीय धातु का एक क्या है? तो क्षारीय रंग का एक हरा गाढ़ा सा द्रव है। क्या है? गाढ़ा रंग का हरा क्षारीय द्रव है, गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव है। तो आप लोग जरूर रखिएगा याद इसे। और जो कि हरा है, पित्त क्या है? हरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वृद्धि हार्मोन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द अथवा जुकाम होने
जलन होने लगता है, यह कौन सा अम्ल होता है? तो यह कौन सा अम्ल होता है? तो यह मेथेनोइक अम्ल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मेथेनोइक अम्ल होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का न्यूरॉन कहा जाता है। और वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। और मानव में डायलिसिस स्थली क्या है? तो वही नेफ्रॉन है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो किसे हम लोग कहते थे? हार्मोन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हार्मोनों को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम बनाए रखता है। कौन रखता है? सेरिबेलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सेरिबेलम बनाए रखता है शरीर के संतुलन। अगला नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को के कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? नहीं है, सॉरी यहाँ पे पूछा है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और क्या होता है? पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो टोटल क्या होता है? तो 5 होते हैं। अब्सिसिक एसिड होता है, एथिलीन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है और जिबरेलिन भी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके प्रकार होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, फूलों के द्वारा होता है। और यहाँ भी इसका उत्तर भी दिया गया है, बी होता है, फूलों के द्वारा होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? मानव जनन मादा तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका। कौन? शुक्रवाहिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जो कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। स्त्री का जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय स्त्री जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, परंतु शुक्रवाहिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, निषेचन उन्हें कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता हमारा एक लिंगी पुष्प होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पपीता। और पके हुए पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फूलों में पुष्पों में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुंकेसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पुंकेसर है। और पेड़ पौधा का पत्तियां हरे भरी किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन सभी में होता है। किस में होता है? तो द्विखंडन ऑलरेडी सभी में होता है, तीनों में होता है, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, इनमें से सभी में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में होता है द्विखंडन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मदा में अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? मानव मदा में अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो मादा यहाँ पे पूछा है, तो मादा में कहाँ होता है? तो मादा यानी स्त्री में कहाँ होता है? तो फैलोपियन नालिका में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, फैलोपियन नालिका में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन एक होता है ईस्ट। क्या होता है? एक होता है ईस्ट और एक होता है हाइड्रा। क्या? एक ईस्ट और एक हाइड्रा होता है। एक ईस्ट होता है और एक हाइड्रा होता है, जो कि मुकुलन द्वारा यह दोनों में प्रजनन होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, या तो ईस्ट में पूछे या तो हाइड्रा में पूछे। तो हाइड्रा या मुकुलन में किसके द्वारा, हाइड्रा या ईस्ट में किसके द्वारा प्रजनन होता है, किस विधि के द्वारा? तो मुकुलन विधि के द्वारा। और मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में? तो हाइड्रा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, हाइड्रा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शुक्रवाहिका पुरुष मदा तंत्र का भाग है, यानी नर मदा तंत्र का भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है?
फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इनमें से कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय वाला भाग बदलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अंडाशय वाले भाग बदल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, परागकण नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन कैसे संबंधित है? तो यह किस अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह रसायन अनुवर्तन के कैमोटोपिज्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कैमोटोपिज्म। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन विरेचन में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं इसलिए माफ़ कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण बताए भी थे, पपीता भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पपीता है। और कौन से फल में पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो कितने वर्ष? 18 वर्ष के बाद हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 18 वर्ष। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने। और सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। और दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का स्रोत होता है। और विटामिन का खोज कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, 1911 में नहीं हुआ था, 1912 में हुआ था, जो कि फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था विटामिन का खोज। और विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी बीमारी होता है। और विटामिन के ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है तो बीज कहाँ से विकसित होता है? तो बीज बीजांड से विकसित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बीजांड से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु जनन का संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन लघु जनन संचारित रोग है? तो इनमें से कौन सा संचारित रोग है? अंतः ज्वार भी है, सुजाक भी है। ए और बी, सॉरी सुजाक नहीं है, क्या है? सुजाक नहीं है, एड्स है। ए और बी क्या होगा? बी और सी होगा, बी और सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? तो विकसित अंडाशय फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो फल कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, फल कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मस्सा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो निम्न में से हमारा कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर इनमें से क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर इनमें से क्या नहीं था? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं था, और ऑक्सीजन भी नहीं था। इनमें से सभी नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? या मानव शरीर में किस कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको से संख्या में पूछेगा तो 46, कितनी संख्या में पूछेगा तो 46, और युग में पूछेगा या जोड़ पूछेगा तो कितना होता है? तो 23 होता है। 23 जोड़े पाए जाते हैं। मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो यह समवर्ती अंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, समवर्ती अंग है यह दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मुकुलन के द्वारा होता है। सॉरी, एक मिनट, अमीबा में मुकुलन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। अमीबा में कैसा होता था? अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में भी विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। और यह क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा, हमारे अनुसार विखंडन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पुष्पों में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पुष्प में पाए जाते हैं जनन अंग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किसमें है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और 2025 में क्या करेगा? यह क्वेश्चन आएगा।
क्या करेगा, यह क्वेश्चन आएगा 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चुना था, तो साधारण मटर का चुना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, साधारण मटर का पौधा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पियों का अध्ययन किया था, 7 विकल्पियों अध्ययनों का किया था। और मेंडल ने का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और मेंडल कहाँ के पादरी थे, पादरी मठ खोले थे, तो ऑस्ट्रिया में खोले थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी, क्या दोनों स्मॉल टी दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, स्मॉल टी। और दोनों कैपिटल टी, क्या दोनों कैपिटल टी क्या इसको दर्शाता है, तो बड़े पौधों को दर्शाता है, यानी लंबा पौधा का। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो बाल की प्रवृत्ति वंशागत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बाल की प्रकृति या प्रवृत्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो एक से एक्स होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एक से एक्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक नामक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, चार्ल्स डार्विन ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषिक मानव में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवशेषिक मानव में पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन पाए जाते हैं, तो अपेंडिक्स पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अपेंडिक्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा गढ़ी गई थी, तो न्यूक्लियर शब्द रॉबर्ट के हुक के द्वारा गढ़ी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकसित अंडा से क्या कहलाती है, तो विकसित अंडा से क्या कहलाती है, तो विकसित अंडा से फल कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, फल कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। और ओजोन परत का अनुसूत्र क्या होता है, तो ओजोन परत का अनुसूत्र होता है O3। और ओजोन को हानि किससे पहुंच रहा है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंच रहा है। ओजोन परत कहाँ नहीं, यानी छिद्र हो रहा है ओजोन परत में। और ओजोन परत में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है ओजोन परत। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरी तथा मानव करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, तो मानव खाता है। तो यही आहार श्रृंखला हो गया। और घास को कौन खाता है, तो घास को हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, तो बाघ खाता है। ये भी एक आहार श्रृंखला है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 2025 में यह क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अपघटक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण क्या है, तो अपघटक का उदाहरण होता है कवक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, कवक। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संचरित करना था, यानी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्ष को रोकना था, वृक्ष पर रोक लगाना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वृक्ष को काटने से बचाना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कौन सी ओजोन परत को छिद्र कर रही है, कौन सी ओजोन परत को छिद्र कर रही है, तो कौन सी गैस है, तो वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन रक्षण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वन रक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो इनमें से किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है, तो SO2 के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, SO2 और NO2 के कारण क्या होता है, NO2 के कारण भी होता है और SO2 के कारण भी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, सूर्य का प्रकाश।
क्लास। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा स्थल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, जल मंडल भी आते हैं, इनमें से सभी आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ हमारा कौन सा उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय उपभोक्ता है। कौन सा? तृतीय उपभोक्ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, तृतीय उपभोक्ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो टोटल 4 पोषी स्तर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 4 पोषी स्तर होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एक दिशीय। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03% पाया जाता है। कितना? 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं। और नाइट्रोजन गैस कितना? तो 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस लगभग 20 पॉइंट कुछ पाया जाता है, समथिंग करके कुछ पाया जाता है, या 21%। यह राइट, 21% वो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हमारा वायु प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। मृदा भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जल भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, परंतु जीवधारी कोई संसाधन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, जीवधारी। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध किससे है? तो मृदा वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2 का संबंध। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं हमारा भूमिगत जल का उदाहरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कुआं हमारा भूमिगत जल का उदाहरण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और केचुआ का एक और नाम है जिसे चारा भी बोला जाता है, केचुआ को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बायोलॉजी का पूरा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन बैंक से तो आज समाप्त हो चुका। और आपका क्वेश्चन बैंक से अब एक भी क्लास नहीं होगा, जो कि दूसरा सब्जेक्ट का होगा, और बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक भी क्लास नहीं होगा क्वेश्चन बैंक का। तो आप लोग इस क्लास को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो बायोलॉजी का आप क्लास नहीं चलेगा, क्वेश्चन बैंक का सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ाया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक का क्लास नहीं चलेगा। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। और बायोलॉजी का प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का बायोलॉजी का क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह सभी 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्न आपके दोस्त पढ़ पाए। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके, धन्यवाद। आप अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी करते रहिए 2025 में। और 2025 में हमारा पढ़ाया गया 100% सभी क्वेश्चन लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख लीजिए, जो कि विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर करा दिया गया का क्लास चल गया है। और बहुत ही जल्द ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा ऑफिशियल मॉडल पेपर का। तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आपका तैयारी कितना हुआ है उसे टेस्ट में ज़रूर लगाइएगा, जो कि 80 पूरा सोल्यूशन किया गया है। टॉप 80 प्रश्न ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर दिया गया है। और हमारा पढ़ाया गया काफ़ी सारा प्रश्न लड़ा है, और आपका कितना तैयारी हुआ है ये भी चेक हो जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को जरूर करिएगा। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।